मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा और पूर्व प्रचलित देशी संस्थाओं का सम्मिश्रण थी। सामान्य रूप से तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को अपनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। यह व्यवस्था हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत पर आधारित थी। राजकीय आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर था। मुस्लिम विधिवेताओं ने भूमि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। एक उसरी, दूसरी खराजी और तीसरी शुल्ही। उसरी भूमि मोटे तौर पर वह भूमि थी जो मुसलमानों के अधिकार में थी। खराजी भूमि वह थी जिस पर गैर मुसलमान खेती करते थे और संधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भूमि सुलही कहलाती थी और सल्तनत के पास इस प्रकार की भूमि नहीं थी। सल्तनत काल में मुख्यतः 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। पहला, खराज। खराज वह भूमि कर था जो हिंदू जमींदारों व किसानों से मतलब गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इसे प्राय अनुमान अथवा पुराने हिंदू युग के राजस्व आलेखों के आधार पर तय किया जाता था। खराज 1/2 से अधिक नहीं हो सकता था तथा 1/3 से कम भी नहीं। ठीक है ना। तो खराज जो है वो एक प्रकार से गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। गैर मुसलमानों से जो भूमि कर वसूला जाता था वो खराज। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक ने 1/2 भाग लिया। खराज अदा न करने वाले क्षेत्र को मवास क्षेत्र घोषित कर वहां लूटपाट किया जाता था। ठीक है ना। अगर खराज अदा नहीं करते थे, जो भूमि एक बार खराज देने योग्य हो जाती थी वह खराजी भूमि ही मानी जाती थी, चाहे भूमि के मालिक इस्लाम धर्म को ही क्यों न अपना ले। दूसरा प्रकार का कर जो लिया जाता था वो उस्र। यह तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जिस भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी वहाँ 1/10 और जहाँ कृत्रिम साधनों से होती थी वहाँ उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। इस कर से वक्फ, मकतब, दासों की संपत्ति, नाबालिग आदि भी मुक्त नहीं थे। उस्र वसूलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता था। तीसरे प्रकार का कर खुम्स या खम्स। यह लूट खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन था, जिसके 1/5 भाग पर राज्य का तथा 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग जो है उस पर राज्य का अधिकार माना।
सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। चौथे प्रकार का कर जो है वो जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। संपत्ति तथा जीवन रक्षा के आश्वासन के बदले गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। मतलब इस्लामिक व्यवस्था में गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा गया और जिम्मी लोगों को मुस्लिम राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। वे लोग जजिया कर देकर ही राज्य में रह सकते थे और राज्य में अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। उनसे किसी प्रकार की सैनिक सेवा नहीं ली जाती थी। बच्चे ब्राह्मणों, भिखारियों, पुजारियों और पागलों से नहीं लिया जाता था। पहले जजिया भू राजस्व जो खराज के साथ वसूल किया जाता था, किंतु फिरोज तुगलक के काल में यह अलग से वसूल किया जाने लगा। जो गैर मुस्लिम सेना में थे उनसे भी जजिया नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। इस कर के लिए गैर मुसलमानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जैसे उच्च वर्ग से 40 टंका लिया जाता था, मध्यम वर्ग से 20 टंका और साधारण वर्ग से 10 टंका, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिरोज तुगलक ने उन ब्राह्मणों से जो पुरोहित अथवा संत नहीं थे से जजिया लेने का आदेश दिया। उसने धनाढ़ ब्राह्मणों से केवल 10 टंके ही जजिया के रूप में लेने का आदेश दिया। और 5वां प्रकार का जो कर था सल्तनत काल में वो था ज़कात। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, एक धार्मिक कर था मुसलमानों से लिया जाने वाला, जो 2.5% लिया जाता था तथा इसका प्रयोग मुसलमानों के कल्याणार्थ किया जाता था। संपत्ति की न्यूनतम मात्रा होने पर, संपत्ति की न्यूनतम मात्रा से कम होने पर यह कर नहीं लिया जाता था। सल्तनत काल में भूमि की किस्मों की अगर बात करें तो सल्तनत के आरंभिक वर्षों में भूमि 4 वर्गों में विभाजित थी। एक तो इक्ता भूमि, जो हमने पहले आपको बताया था कि प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों में बटी हुई भूमि इक्ता भूमि कहलाती थी। एक खालसा भूमि होती थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि खालसा भूमि होती थी। इसके अलावा एक मिल्क, वक्फ, इनाम, ये वो भूमि थी जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती थी। इस पर राज्य कोई लगान नहीं लेता था। और भूमि का जो चौथा वर्ग था वो जमीन थी जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी। और हम पहले भी बता चुके हैं कि बलबन के समय जो खालसा भूमि की देखभाल के लिए सिकदार की नियुक्ति की जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सारी भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था। अब हम आते हैं कि सल्तनत काल में भू राजस्व के निर्धारण की पद्धति कौन कौन सी थी। मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी। पहली मसाहत प्रणाली, दूसरी मुक्ताई प्रणाली और तीसरी बटाई प्रणाली। तो सबसे पहले अगर हम मसाहत प्रणाली की बात करें
तो इसमें जो है भू राजस्व का निर्धारण जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। जहाँ तक बटाई प्रणाली की बात है तो इसको किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल आदि नामों से भी जाना जाता था। यह प्रणाली अधिकतर उन क्षेत्रों में लागू की जाती थी जहां सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन था। इसके अनुसार 3 प्रकार से राजस्व का निर्धारण किया जाता था। पहला खेत बटाई, मतलब खेत बोने के समय अथवा खड़ी फसल से सरकार का हिस्सा तय हो जाता था। लंक बटाई, लंक होता है खलिहान में जो बिना भूसा अलग किए गए फसल को बांटना, वो लंक बटाई कहलाती। और रास बटाई, अनाज से भूसा अलग करने के उपरांत जब हिस्से का निर्धारण किया जाता था तो वो रास बटाई। तो बटाई प्रणाली में 3 प्रकार से राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और तीसरी जो है भू राजस्व निर्धारण की पद्धति मुक्तई प्रणाली थी। इसमें हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी।